नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम में साइंस से 60 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन और इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने साइंस का और छत्तीसगढ़ जीएस का आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। मैंने मैराथन क्लास भी लिए हुए हैं, मैंने मॉडल प्रश्न पत्र भी आप लोग को प्रोवाइड किया है, तो पूरा प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। निश्चित ही बता रहा हूँ, एकदम शिद्दत से मैंने पूरा वीडियो को बनाया हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल देखो, मैंने पूरा प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम को ही ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो निश्चित है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जी। देखिएगा आप लोग, ठीक है। और मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था। मैं बाकी अगर तीनों विषय की बात करूं, इंडियन जीएस मतलब इंडिया का जो जियोग्राफी है, छत्तीसगढ़ का जीएस है और आपका साइंस है, अगर मैं तीनों विषयों की बात करूं तो सबसे कम मैंने इंडियन जियोग्राफी के ही एमसीक्यू आप लोगों को कराए थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसका और आपको एमसीक्यू कराना चाहिए। तो इसी बेसिस से मैं और आज एक नया एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला है, भारत में मैंग्रोव के बढ़ते प्रतिशत आवरण का सही क्रम दीजिए। आपको भारत में मैंग्रोव के बढ़ते प्रतिशत आवरण का सही क्रम बताना है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गुजरात। दूसरा पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात। तीसरा पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि भारत में मैंग्रोव के बढ़ते प्रतिशत आवरण का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, इस ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, देखो, भारत में मैंग्रोव के बढ़ते प्रतिशत आवरण, क्या बोला गया है, बढ़ते प्रतिशत आवरण के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आच्छादन वन आपका 4992 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, मैंग्रोव आच्छादन वन ध्यान रखना है। भारत में आपका मैंग्रोव आच्छादन वन कितने किलोमीटर में है आपका, 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4992 वर्ग किलोमीटर में है, ये आपको ध्यान रखना है, पहला चीज़ तो। ठीक है, दूसरा चीज़, पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव आच्छादन के तहत सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र है। कहाँ आपका, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखना है, पश्चिम बंगाल में आपका कुल मैंग्रोव आच्छादन के तहत, कुल मैंग्रोव आच्छादन, पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव आच्छादन के तहत सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ है आपका, गुजरात के बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत में मैंग्रोव के बढ़ते प्रतिशत आवरण का सही क्रम दीजिए। बढ़ते प्रतिशत बोला जा रहा है, मतलब जहाँ कम है उसको पहले बताना है और जहाँ सबसे अधिक है उसको बाद में बताना है। तो अगर मैं पूरा ऑप्शनों को पढ़ूँ तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल के बाद अगर देखा जाए तो आपका गुजरात में है, गुजरात के बाद देखा जाए तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो बढ़ते प्रतिशत आवरण के आधार पर बताना है, तो जो सबसे कम है जहाँ का उसको आपको पहले बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कम है तो आपने इसको पहले बताना है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में है। इसी बेसिस से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में मैंग्रोव आच्छादन का जो आपका वन कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आपका 4992 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा पूछेगा आपसे कि भारत में मैंग्रोव आच्छादन के तहत सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र कहाँ है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद आपको बताना है जो गुजरात में, गुजरात के बाद आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो मैंग्रोव आच्छादन वन कितने वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आपका 4992 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 4992 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हमारे देखते हैं। हमारे दूसरा प्रश्न है जल निकासी व्यवस्था के बारे में। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, जल निकासी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को बहा ले जाती है जिसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। और दूसरा, भारत का अधिकांश अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है।
तो देखो कौन सा कथन सही बोला जा रहा है ना। तो पहला देखो, नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को बहा ले जाती है जिसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे आपका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको जल ग्रहण क्षेत्र, उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत का अधिकांश अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को बहा ले जाती है जिसे आपका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ना कि अपवाह द्रोणी कहा जाता है। जबकि ऑप्शन में आपका अपवाह द्रोणी कहा जाता है करके बताया जा रहा है, इसलिए पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दर्रा का नाम दिया है और एक तरफ पर्वत श्रेणी, तो आपको मैच करना है। ठीक है, कौन से पर्वत श्रेणी में वो दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन है देखो, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, वृहद हिमालय, फोटूला, लद्दाख, या एक और ऑप्शन है खारदुंगला, जास्कर श्रेणी। बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं, देखो आपका एक और सेकंड, तो जोजिला जो आपका दर्रा है ये आपका वृहद हिमालय श्रेणी में है। कहाँ है? जो आपका वृहद हिमालय श्रेणी में है। ठीक है, बनिहाल जो दर्रा है ये आपका पीर पंजाल श्रेणी में है। कहाँ है? आपका पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, फोटूला जो दर्रा है ये आपका जास्कर श्रेणी में है। कहाँ है? आपका जास्कर श्रेणी में है, ध्यान रखना है। और जो खारदुंगला जो दर्रा है वो कौन से श्रेणी में है? आपका लद्दाख श्रेणी में है। याद करिए, जोजिला दर्रा आपका वृहद हिमालय में है। ठीक है, जोजिला दर्रा वृहद हिमालय में है, बनिहाल दर्रा आपका पीर पंजाल में है। ठीक है, फोटूला आपका जास्कर श्रेणी में है और आपका खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में है। आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो जिला आपका वृहद हिमालय में, बनिहाल पीर पंजाल में, फोटूला जास्कर श्रेणी में और खारदुंगला आपका लद्दाख श्रेणी में है। ये दर्रा का नाम है और ये आपका पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए ठीक है जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय आबादी किससे संबंधित है। बताना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय आबादी किससे संबंधित है। स्टलाइट, कोया, निग्रो या कॉकेशियन। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका निग्रो हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी आबादी निग्रो प्रजाति से संबंधित है और निग्रो मनुष्य का एक समूह है जिसे ऐतिहासिक रूप से एक जैविक टैक्सॉन माना जाता है। क्या माना जाता है? जैविक टैक्सॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा निग्रो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के दशक में भारत की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 9.21%, 11.1%, 7.13% या 8.2%। 2001 से 2011 बोला जा रहा है ना। 2001 से 2011 के दशक में भारत की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 9.21%। ठीक है, साक्षरता दर आपका 2001 में कितना था? 64.83% था। ठीक है, साक्षरता दर की बात करूं तो 2001 में कितना था आपका? 2001 में था ये आपका 64.83%। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 2011 में, तो 2011 में कितना हो गया? 74.04% हो गया। कितना हो गया? 74.04% हो गया। तो कितने में इंक्रीमेंट हुआ है? तो आपका 9.21% के इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 9.21%। ठीक है, साक्षरता दर 2001 में कितना था आपका? 64.83% और 2011 में कितना था आपका? अभी 2011 के जनगणना के आधार पर 74.04%। तो कितना वृद्धि हुआ है? तो 9.21% की वृद्धि हुआ है। ध्यान रखना है, 2001 में 64.83% था साक्षरता दर। ठीक है, और 2011 में 74.04, मतलब इंक्रीमेंट कितना का हुआ? 9.21% का। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा।
नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपको गोदावरी। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में ये जो मंदिर है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नासिक, त्र्यंबक और भद्रांचल के तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? गंगा, महानदी, कृष्णा या यमुना? निम्न क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड जी, है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन है देखो, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है आपको बताना है, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसका सही आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ना, वो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, तो कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका नर्मदा नदी। ठीक है, जो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो नर्मदा नदी है ना, ये आपका भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मूसी और भीमा किस नदी के सहायक नदियाँ हैं? कावेरी, महानदी, कृष्णा और यमुना। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी का। ठीक है, मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा नदी है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा कृष्णा नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? सबने सुना भी होगा, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत, मध्य भारत या उत्तर पूर्वी भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, तो झूम खेती को आपका उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में किया जाता है। और झूम खेती या स्थानांतरित कृषि दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस राजमार्ग कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे? बताना है भारत का पहला 14 लेन या 14 लेन एक्सप्रेस राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 3 के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का पहला 14 लेन आपका एक्सप्रेस वे राजमार्ग है। ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं जी? इसको आपका राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 3 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आपका राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 3 या 3 के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं मैं बात करता हूँ आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, है ना, इसको आपका राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 के नाम से जानते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ आपका बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, इसको आपका राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे राजमार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसको राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 3 के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को आपका राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 के नाम से जानते हैं। और बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 7 के नाम से आपका जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या गढ़वाल कुमाऊं? बताना है जी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, जंस्कर नदी है सिंधु नदी की पहली प्रमुख सहायक नदी है, जो मुख्य नदी के बराबर या अधिक मात्रा में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, जो काली मिट्टी है वो दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। काली मिट्टी को आपका कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार माटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी स्पेशली कपास के लिए, चने के लिए, सोयाबीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और काली मिट्टी में जो काला रंग होता है ना, फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भर्री मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसी मिट्टी के अन्य नाम हैं। और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उस पर हम लोग चलते हैं जी, एक सेकंड। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा पुल क्या कहलाता है? पंबन पुल, बोगीबील पुल, हावड़ा पुल या गोदावरी पुल? असम और अरुणाचल प्रदेश को बोला जा रहा है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा पुल आपका बोगीबील पुल कहलाता है, ठीक है। और ये बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है, जो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई आपको 4.94 किलोमीटर है। और इसे कौन से नदी पर बनाया गया पूछेगा ना, तो आपको बताना इसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर जी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ है, क्या उसको क्या कहा जाता है? तो बोगीबील पुल कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लंबाई 4.94 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, और ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, वामसाधारा नदी जल विवाद किस राज्यों के बीच में है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वामसाधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? ऑप्शन है आपका पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और तमिलनाडु और केरल। बताना है वामसाधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे पूछेगा पेरियार नदी जल विवाद, पेरियार नदी जल विवाद आपसे पूछ सकता है महादई, ये हमारे सीजीपीएससी में पूछा गया था ना, महादई नदी जल विवाद। और आपसे पूछ सकता है गोदावरी नदी जल विवाद। ये सब कौन कौन से राज्यों के बीच में है? तो जो पेरियार बोलेगा ना, तो आपका तमिलनाडु और केरल के बीच में है, ठीक है। तमिलनाडु, आपका पेरियार नदी जल विवाद तमिलनाडु और केरल के बीच में है, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा महादई जो नदी जल विवाद है, ये आपको कौन कौन से नदी के बीच में है, सॉरी कौन कौन से राज्य के बीच में है? तो गोवा हो जाएगा, गोवा के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक। तो ये हो जाएगा जब आपका गोवा, गोवा के बाद ध्यान रखना आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक। वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गोदावरी नदी जल विवाद कौन कौन से राज्यों के बीच में है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आपका मध्य प्रदेश, ठीक है जी। महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। साथ ही साथ एक और है जो आपका उड़ीसा, और कहाँ हो जाएगा आपका उड़ीसा, और कहाँ हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। इन सभी राज्यों के बीच में क्या है आपका गोदावरी नदी विवाद है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा है? गुजरात का, या महाराष्ट्र का, या पुडुचेरी का, या आपका तमिलनाडु का? बताना है आपको कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा है। आपने पढ़ा भी होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा है? इसका सही आंसर आपका पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। पुडुचेरी में 45 किलोमीटर की तट रेखा है, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। यहाँ 45 किलोमीटर की तट रेखा है, कितने? 45 किलोमीटर की। और सबसे बड़ा कहाँ, कौन से राज्य में तट रेखा है? तो आप सभी को पता होगा गुजरात में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कपास की फसल के लिए कौन सा मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेतीली मिट्टी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मध्यम काली मिट्टी हो जाएगा। मैंने बताया था काली मिट्टी को आपका भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, करनहार मिट्टी, आपका स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी का काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैतरणी नदी किस पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो बैतरणी नदी है ना, वो कौन सी पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है? तो आपको बताना है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले की पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है जी आपका गिर जाती है, आपको याद रखने हैं। तो बैतरणी नदी कौन सी पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है? तो आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के क्योंझर पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, ब्यास नदी पर या सतलज नदी पर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका व्यास नदी पर, ठीक है। पोंग बांध को महाराणा
प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्यास नदी में बनाया गया है और ये कौन से राज्य में स्थित है अगर पूछेगा तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो आपका व्यास नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर या आपका गौमुख ग्लेशियर। तो अलकनंदा नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतोपंथ ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम है सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी गंगा की स्रोत धारा है। ठीक है, जो अलकनंदा नदी है ये गंगा की स्रोत धारा है। ठीक है, याद रखना है आपका विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो जी आपका ना विष्णुप्रयाग में ध्यान रखना आप लोग को अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी आपस में मिलता है। कौन कौन सा? अलकनंदा नदी और आपका धौली गंगा नदी। ठीक है, धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में आपका अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी आपस में मिलते हैं। वही आपका कर्णप्रयाग में, कहाँ? कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी है वो आपका पिंडर नदी से मिलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी है आपका पिंडर नदी से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ आपको ध्यान रखना है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो आपका अलकनंदा ये नंदना हो जा रहा है मेरे से बार बार, अलकनंदा नदी आपका महानदी से मिलता है। कहाँ? महानदी, सॉरी यार महानदी बोल रहा हूँ। रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा है आपका मंदाकिनी नदी हो जाएगा, ना कि महानदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। वही आपसे पूछेगा देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में आपका अलकनंदा नदी है भागीरथी नदी से मिलता है। ठीक है, अलकनंदा नदी है वो आपका भागीरथी नदी से मिलता है। इसको याद करिए चलिए जी, है ना। ये अलकनंदा है ना, मैं बार बार नंदना बोल दे रहा हूँ। चलो देखो, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी है पिंडर नदी से मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी है मंदाकिनी नदी से मिलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी से मिलती है। तो अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका सही आंसर आपका सतोपंथ ग्लेशियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में पाई गई थी? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, भारत की पहली यूरेनियम खान जादूखोड़ा खदान झारखंड में स्थित है और इसने 1967 में परिचालन शुरू किया था और ये भारत की पहली यूरेनियम खदान बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में पाई गई है? तो झारखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आपका जिप्सम का बोला जा रहा है तो राजस्थान हो जाएगा। जिप्सम कैल्शियम का एक हाइड्रेटेड सल्फेट है और इसका उपयोग मुख्य रूप से अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने में और आपका सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग होता है, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं? गुजरात किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का, कपास का, चीनी के या दलहन का? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका कपास हो जाएगा। ठीक है, कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। कपास गर्म जलवायु में बढ़ता है। काली मिट्टी कपास के विकास के लिए सबसे क्या होता है, जो आपका उपयुक्त होता है। ठीक है, तो जो गुजरात है वो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखना है। विपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? व्यास, रावी, सतलज या यमुना? आप लोग इतिहास से पढ़े होंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। तो यहाँ पास पूछा जा रहा है कि विपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यास। ठीक है, व्यास। आपका व्यास नदी को विपाशा के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में। रावी को परुष्णी बोलते थे। झेलम को वितस्ता बोला जाता था। सतलज को सुतद्री के नाम से जानते थे। चिनाब को आपका अस्कनी के नाम से जानते थे और आपका किसको? सिंधु। ठीक है, चिनाब को आपको अस्कनी और आपका सिंध को सिंधु के नाम से जानते थे। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है। विपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? तो आपका व्यास का हो जाएगा। मैंने बताया रावी को परुष्णी बोलते थे, झेलम को वितस्ता बोलते थे, चिनाब को अस्कनी बोलते थे, सिंध को सिंधु बोला जाता था। ठीक है, ये सभी आपको नामों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका व्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा, पेरियार, साबरमती या कृष्णा? कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्व की ओर बोला जा रहा है ना, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जी आपका कृष्णा हो जाएगा। ठीक है,
कृष्णा, और ये आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करूँ तो घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा हो जाएगा, और बाएं तट से भीमा और मूसी हो जाएगा। तो ये आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पूर्व की ओर बहती है। बाकी पेरियार, साबरमती और नर्मदा ये आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख तेल निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही आंसर आपका असम हो जाएगा। भारत के पेट्रोलियम निष्कासन वाले राज्य महाराष्ट्र, मुंबई है, ये हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, असम हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका असम हो जाएगा, ठीक है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। असम के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र में आपका डिगबोई आता है, नाहरकटिया आता है, ये सब आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर आपका असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को या आपका गुड़गांव को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु को, ठीक है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी का हब होने के कारण बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। बेंगलुरु को और किस किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष शहर बोलते हैं, विज्ञान का शहर बोलते हैं, पेंशनरों का शहर बोलते हैं, भारत का उद्यान शहर कहा जाता है। किसको? आपका बेंगलुरु को। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो किसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका? बेंगलुरु हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम या मेघालय? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या ना सबसे कम है, लगभग 6,10,577 है। कितना? 6,10,577। और 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, आप सभी को पता होगा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को या म्यांमार को? किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका भूटान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भूटान। और उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं? आपका जापान को कहा जाता है। और स्वर्ण शिवालय की भूमि किसे कहते हैं? तो आपका म्यांमार को कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन ये था किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका भूटान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी भारत के निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो याद रखना है इसका सही आंसर आपका बेतवा बोला जा रहा है ना, तो इसका सही आंसर आपका यमुना नदी तंत्र हो जाएगा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। 590 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसीलिए ना बेतवा नदी भारत की कौन से नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो यमुना नदी तंत्र की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदियाँ हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या कोशी? इसका सही आंसर आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ये मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है, जो सिंधु और सतलज नदी का भी स्रोत है, ठीक है। मानसरोवर झील से सिंधु और सतलज नदी का भी उद्गम होता है, साथ ही साथ आपका किसका? ब्रह्मपुत्र का भी होता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत कौन से पवन क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी, आवर्ती, पश्चिमी या स्थानीय? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका उत्तर पूर्वी। तो भारत उत्तर पूर्वी पवन क्षेत्र में स्थित है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से निकलती है, ये आपको याद रखना है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, जियोग्राफी की। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी कुछ दिन तक आप लोग को इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन ही आप लोग को दिखाई देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।